लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आ गए और बीजेपी को इन चुनावों में बड़ा झटका लगा है। 2014 और 2019 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत पाने वाली बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े से 32 सीट पीछे रह गई। 2019 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी को 69 सीटों का नुकसान हुआ। इस नुकसान में महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नतीजे ऐसे आए जिनकी कल्पना खुद समाजवादी पार्टी ने भी नहीं की होगी। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीट पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल और यादवलैंड में पूरी तरह बीजेपी का सफाया कर दिया। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीट ही मिली। कांग्रेस को भी यूपी में 5 सीट का फायदा हुआ। कांग्रेस ने अमेठी सीट भी आसानी से जीती और बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोट से करारी हार मिली। इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की हार हुई। पूरब से पश्चिम तक बीजेपी के तमाम सिपह सालार चुनाव हार गए। सुल्तानपुर में मेनका गांधी चुनाव हारी। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान चुनाव हार गए। एटा में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह चुनाव हारे। मोहनलालगंज में कौशल किशोर चुनाव हार गए। खीरी में अजय मिश्र टेनी चुनाव हारे। यहाँ तक कि अयोध्या शहर वाली फैजाबाद सीट से लल्लू सिंह भी समाजवादी पार्टी से हार गए। गाजीपुर में पारसनाथ राय को चुनाव में हार मिली। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे को करारी हार मिली। बलिया में नीरज शेखर भी चुनाव हारे। मेरठ में अरुण गोविल को सिर्फ 10,500 वोट से जीत मिली। अलीगढ़ में सतीश गौतम सिर्फ 15,000 वोट से जीत सके। लखनऊ में राजनाथ सिंह सिर्फ 1,35,000 वोट से जीत पाए और वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन भी सिर्फ 1,52,000 वोट का रहा। बीजेपी की हार के कई कारण हो सकते हैं। फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार होने के बाद यूपी की जनता पर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के लोगों को तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। यूपी में अखिलेश यादव की जीत में सबसे अहम फैक्टर मायावती का रहा। जहां जहां भी अखिलेश यादव जीते, ज्यादातर जगह मायावती ने बीजेपी के वोट काटे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीट मिली। कैराना में इकरा हसन ने 69,000 वोट से जीत हासिल की। यहाँ बीएसपी के हिंदू उम्मीदवार को 76,000 वोट मिले। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान 26,600 वोट से हारे और यहाँ बीएसपी को 1,43,000 वोट मिले। खीरी में बीजेपी 34,000 वोट से हारी और यहाँ बीएसपी को 1,10,000 वोट मिले। प्रतापगढ़ में बीजेपी 66,000 वोट से हारी, यहाँ बीएसपी को वोट 74,000 मिले। सुल्तानपुर में मेनका गांधी 43,000 वोट से हार गई, जबकि बीएसपी को यहाँ 1,63,000 वोट मिले। इटावा में बीजेपी की हार 58,000 वोट से हुई, यहाँ बीएसपी को 96,000 से ज्यादा वोट मिले। घोसी सीट पर बीजेपी को हार 1,62,000 वोट से मिली, यहाँ बीएसपी के नोनिया चौहान उम्मीदवार को 2,10,000 वोट मिले। घोसी वही सीट है जहां बीजेपी दारा सिंह चौहान को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन बीएसपी ने यहां नोनिया चौहान उम्मीदवार उतारकर बीजेपी की 2 साल की स्ट्रेटेजी ही खत्म कर दी। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी 1,25,00,000 वोट से जीते, जबकि यहां बीएसपी के हिंदू उम्मीदवार को 1,65,000 वोट मिले। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे 21,500 वोट से हारे, जबकि यहाँ बीएसपी को 1,60,000 वोट मिले। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने जो 37 सीट यूपी में जीती, उनमें से 23 सीट ऐसी रही जहां बीएसपी के उम्मीदवारों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा। हालांकि समाजवादी पार्टी की तारीफ करनी होगी जिसने चुनावों में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया, जबकि बीजेपी के प्रचार में महंगाई और रोजगार पर कोई बात ही नहीं हुई। वैसे कौन सा मुद्दा जनता तक पहुंचा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रोजगार की बात बिहार में तेजस्वी यादव ने भी की थी, लेकिन आरजेडी को सिर्फ 4 ही सीट मिली। चुनावों में एनडीए को पूर्ण बहुमत जरूर मिला है, लेकिन सभी की निगाहें अब 2 नेताओं पर टिकी हुई है। बिहार में जेडीयू को 12 सीट मिली है, जबकि आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 16 सीट पर जीत मिली है। यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों अपना खेमा बदल लेते हैं तो बीजेपी सरकार बनाने से दूर रह सकती है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए की मीटिंग में पहुंचे थे और एनडीए की इस मीटिंग के बाद जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया गया।
अब 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक है। इसका मतलब ये है कि एनडीए के सभी सांसद 7 जून को दिल्ली में एक बैठक करेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना जाएगा और 7 जून की शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं और वो भारत के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है।